तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में, राइट। इवन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के जो भी हमने मॉलिक्यूल्स को जो डिस्कस किए थे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में बात किए थे, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक, राइट। तो उसके स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो जनरली होता है, राइट। और उसमें कई सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सिलेक्शन रूल इस रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि हमने सिंगल एटम में जो पढ़ रखे हैं, हाइड्रोजन एटम या फिर वन इलेक्ट्रॉन एटम या वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक सिस्टम को डिस्कस कर रखा है, तो उससे कहीं हटके इसमें फिजिक्स है, राइट। तो कंसंट्रेशन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए, तो आप ही कंसंट्रेट होकर के इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होगा उसमें दो तरह के डिफरेंट एटॉमिक एटम हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, राइट। डायटोमिक मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पर डिफरेंट इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दैट इज पार्टिकुलर रिलेटेड विद रोटेशन, बिकॉज रोटेशनल स्पेक्ट्रम गिव्स example of rotational spectrum, that is the heteronuclear, that is the HCl, hydrogen and chlorine, right। तो इस टाइप के एटम को इसलिए कहा कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, तो ये ध्यान रखना है। परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि जो भी हेटेरोन्यूक्लियर होगा वो क्या होगा, उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम होगी, जो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम होगा। और रोटेशनल स्पेक्ट्रम के साथ ही साथ उस मॉलिक्यूल में एक और फिजिकल क्वांटिटी की हमने बात किया, दैट इज द परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। अब ये टर्म आपने सुन रखे हैं +2 में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहले आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, डाइपोल पढ़ेंगे, जिसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल भी जनरली कह सकते हैं, राइट। +2 में पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़े हैं, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी पढ़ रखा है। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन का नेगेटिव होगा, राइट। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम में दो एटम्स हैं, दोनों के बीच में पार्टिकुलर कोई डिस्टेंस है, राइट। तो पॉजिटिव पे कोई फोर्स लग रहा है, एक नेगेटिव फोर्स लग रहा है, तो ओवरऑल उसको रोटेट करने की कोशिश करता है, वहाँ पर टॉर्क वगैरह लगता है, राइट। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में यहाँ पर बॉदर नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप एक ध्यान रखेंगे कि कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होगा, दैट मींस कि यहाँ पर हम रोटेशनल की बात कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जिसमें हो heteronuclear हो, that have permanent electric dipole moment. The types of diatomic molecules exhibit rotational emission and absorption spectrum. सीधी सी बात है कि एटम्स में अगर हमने बात की थी एटॉमिक सिस्टम में कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन की फिनोमेना हो सकती है, तो मॉलिक्यूल में भी होगी, राइट। तो मॉलिक्यूल में भी हम इस तरह के फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इमिशन और एब्जॉर्प्शन के, राइट। द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट टर्म है समझने की बात है, द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर, HCl मॉलिक्यूल है, राइट। अब रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, बेसिकली इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, चार्ज सिस्टम, राइट। अब उस डाइपोल को हम रोटेट कर रहे हैं and that give rise to emission of radiation, and the interaction between the electric dipole and the electric field of the incident radiation gives rise to the absorption of radiation. देखिए अगर किसी मॉलिक्यूल पे फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, और उस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो मतलब पूरा सिस्टम में उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसके फील्ड, उस फोटोन के इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डाइपोल में जो इंटरेक्शन होगा, उसके इंटरेक्शन से कैसा स्पेक्ट्रम, हमें इमिशन स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिलना है, राइट। इमिशन ऑफ रेडिएशन and the interaction between
Electric dipole and electric field of incident gives rise to the absorption of radiation, right? तो ये आपको ध्यान रखना है. The rotational spectrum arises from the transition between rotational energy levels or states. हमने पहले ही बात कर लिए थे कि जो स्पेक्ट्रम हमने एटॉमिक सिस्टम में डिस्कस किए थे उससे हटके इसमें होगा. इसका कंसेप्ट हम इसमें मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि जो उनके एनर्जी लेवल से वो डिफरेंट हो जाने हैं. उनको वहां पर उनकी एनर्जी लेवल से इनकी एनर्जी लेवल से हम कंपेयर नहीं कर सकते. तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर पार्टिकुलर किसी रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल के हर एक के एनर्जी लेवल से उनका स्टेट है तो उसमें ट्रांजिशन, अगर उनकी एनर्जी लेवल्स में के स्टेट्स में ट्रांजिशन होता है तो उसमें इमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है. अब इसमें हमने रीजन भी बता दिया कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोटोन का और इलेक्ट्रिक डाइपोल में इंटरेक्शन होगा वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होगा, यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा इस केसेस में, राइट. अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का, राइट, क्या करेगा, द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉलिक्यूल गिव राइज टू द इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो रोटेट कर सकता है. रोटेट करेगा क्योंकि वो उसके एक टॉर्क एक्ट होगा, दोनों साइड में टॉर्क एक्ट होगा, उसके वजह से वो मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है. द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द मॉलिक्यूल गिव राइज टू द इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि अगर वो मॉलिक्यूल रोटेट होता है तो कैसा, वो लाइट इमिट करेगा. अगर उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेक्शन हो रहा है फोटोन की इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसमें एब्जॉर्प्शन होगा. तो मैं कई बार बॉदर कर दिया, आई होप कि इसमें एक पार्ट को समझ में आया ही होगा, राइट. अब बॉदर करते हैं कि उसका सिलेक्शन रूल क्या है. द रोटेशनल स्पेक्ट्रम अराइजेस फ्रॉम ट्रांजिशन बिटवीन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स और स्टेट्स, राइट. सो द रोटेशनल ट्रांजिशन इज गिवन बाय द सिलेक्शन रूल. यहाँ पर डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. व्हाट इज डेल्टा J? J इज अ quantum number, rotational quantum number. It is not a total angular momentum. Please don't confuse with total angular momentum. This J is rotational quantum number. हमने previous lecture में discuss कर रखे हैं J के बारे में. J is equal to L plus यहाँ पर नहीं है. J is a 0, 1, 2, 3 and rotational. That is a rotational quantum number, right? तो उसके लिए यहाँ पर डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 सिलेक्शन रूल है रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए. तो यही आपको मैथमेटिकल फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना है. अगर डेल्टा J इज इक्वल टू 1 होगा देन दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन एनर्जी, राइट. ये आपको ध्यान रखना है. एंड डेल्टा J इज इक्वल टू माइनस 1 दैट कोरिस्पॉन्ड टू द एमिशन ऑफ फोटोन एनर्जी, राइट. माइनस 1 कोरिस्पॉन्ड टू एमिशन ऑफ फोटोन एंड प्लस 1 दैट एब्जॉर्प्शन, राइट. ये अगर हमें मालूम है, therefore the transition occur between the two adjacent energy levels, right. अगर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में तो उसमें अगर ट्रांजिशन हो रही है तो उसमें उसकी एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज एब्जॉर्ब दैट इज गिवन बाय h nu इज इक्वल टू Ej प्लस 1 माइनस Ej, राइट. तो ये फॉर्मूलेशन हमने Ej का कैलकुलेट कर रखे हैं प्रीवियस लेक्चर में, राइट. तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. देखिए J प्लस 1 Ej की वैल्यू यहाँ पर जो है उसमें जस्ट J की जगह J प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा. प्रीवियस अगर मैं लेक्चर को यहाँ पर प्रेजेंट करूँ तो ये हमने फॉर्मूलेशन ड्राइव कर रखे हैं, राइट. Ej का फॉर्मूला ये है, Ej is equal to J into J plus 1 h square upon 2 mu r naught square, right. तो ये फॉर्मूलेशन को यहाँ पर यूज करके ये h nu की वैल्यू कैलकुलेट करिए. दैट इज इक्विवेलेंट टू h square upon mu r naught square into J plus 1, right. अब यहाँ पर mu r naught की वैल्यू, mu r naught square क्या कहलाता है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, right. This mu r naught, mu is the reduced mass, r naught is the interatomic distances, right. h cut is the reduced Planck constant, h cut is equal to h upon 2 by h is the Planck constant, right. तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो ये h nu is equal to J plus 1 upon I into h cut square, ये फॉर्मूलेशन आ जाएगा. So frequency of the photon that is absorbed, that is given by
न्यू इज इक्वल टू जस्ट एच, यहाँ पर एच की वैल्यू हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे, राइट। तो यहाँ एच का स्क्वायर है, तो देखो एच का स्क्वायर, अब एच एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो एक कैंसिल आउट हो गया अपॉन में जो है, राइट। तो ये हो गया j+1 इंटू एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर, राइट। तो बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, राइट। सी अपॉन लैम्डा होता है, हमें हमारे को ये फॉर्मूला मालूम है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इसको हम 1 अपॉन लैम्डा को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ रखते हैं, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर, राइट। 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार, राइट, न्यू बार। तो ये इक्वेशन कैसे बन गया, फिर न्यू बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये न्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मुलेशन हमारे पास आया, राइट। तो न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार यहाँ पर लिख देंगे, राइट। तो सी अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू j+1 इंटू h अपॉन 4 पाई स्क्वायर आई सी रेज़ टू द अप्लाइड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड है मीटर पर सेकंड, राइट। The separation between two spectral lines that is given by just उसका डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मुलेशन से, एंड दैट विल बी, यहीं पर अगर हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करें तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू h अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन i। यहाँ पर h की वैल्यू पार्टिकुलर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स ही है ना, पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14, h की वैल्यू फिक्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए फिक्स है, दैट मींस कि ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस है, यानी कि एब्जॉर्प्शन या इमिशन जो स्पेक्ट्रम है उनका जो सेपरेशन यानी कि इमिशन या एब्जॉर्प्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिस्टेंस डिफरेंट है और फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ के बीच का डिस्टेंस डिफरेंट है, नहीं, दोनों सारे के बीच का डिस्टेंस सेम ही रहना है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट ड्राइव हुआ है। तो इसको हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स को और उसकी फ्रीक्वेंसी सेपरेशन को। तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुली आप देख ले एक बार, देखिए, दिस इज द एनर्जी व्हाट इज बेसिकली दिस इज द कैन से different rotational quantum number j is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, right। और यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया गया है जो सेकंड बी में रोटेशनल स्पेक्ट्रम जो रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स और यू कैन से रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स, राइट, एंड दिस इज द सेपरेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी का। तो ये देखिए ये जो डिस्टेंस है दैट इज द डेल्टा न्यू, और डेल्टा न्यू की वैल्यू हमने कहा कि कांस्टेंट है, तो ये सारे के बीच की जो वैल्यू है ये दैट विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीजें हमने बॉर्डर कर दिया। अब इसको हम बॉर्डर करते हैं कि जो हमने पढ़ रखा है रोटेशनल स्पेक्ट्रम, अभी जो हमने स्टडी किया उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका कोई इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में या फिर कभी भी थ्रूआउट लाइफ क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो ऑफ कोर्स देयर इज इंपॉर्टेंस, जो भी हम पढ़ते हैं वो डिपेंड करता है कि उसका कितना हम अपने रियल लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, नो डाउट हर एक चीज का यूटिलाइजेशन, राइट। So importance of the study of rotational spectrum, first thing is मतलब इन ब्रीफ मैं कहता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मॉलिक्यूल का पता चल गया तो हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पता कर सकते हैं, यानी इंटर एटॉमिक कह सकते हैं या फिर बॉन्ड लेंथ ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, यानी HCl है, HCl के बीच के आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। उनके अगर मासेस मालूम है इंडिविजुअल, नो डाउट मालूम रहता ही है, राइट। तो फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है, उसको मैं एक बार बहुत ही फास्ट आपको बता दूं। So rotational spectra help to determine, first thing is the moment of inertia of diatomic molecules, and the second is interatomic distance, or you can say bond length of the molecule,
राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी R नॉट, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किए थे R नॉट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं, right? So as we know that the separation between two successive spectral lines of the rotational spectrum of the diatomic molecules, that is given by delta nu is equal to h upon 4 pi square I, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, I is equal to h upon 4 pi square delta nu, राइट। सो अगर हमें ये स्पेसिंग मालूम हो तो h की वैल्यू तो मालूम है पहले से, पाई की मालूम है, तो ये कांस्टेंट है ही, राइट। तो यानी कि हम स्पेक्ट्रम की स्पेसिंग को कैलकुलेट करके मॉलिक्यूल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो by knowing the value of delta nu we can calculate the moment of inertia of the diatomic molecule. If you know the moment of inertia of the diatomic molecule, then with the help of reduced mass, right, with the help of reduced mass and interatomic distances, we can also calculate moment of inertia, not the interatomic distances. We can calculate interatomic distances. With the help of reduced mass and moment of inertia, we can calculate interatomic distances, right? तो ये फॉर्मूलेशन हमें मालूम है, moment of inertia is equal to mu r naught square, राइट। म्यू क्या है, दैट इज द रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला है m1 m2 upon m1 plus m2 into r naught स्क्वायर, राइट। तो इससे r naught की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट m1 plus m2 upon m1 m2 into moment of inertia I, right? So knowing the value of the masses of the atoms forming diatomic molecules, जो भी दो मॉलिक्यूल्स दो एटम से जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम हेटेरोन्यूक्लियर की बात करेंगे, फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, राइट। देन वी कैन कैलकुलेट द इंटरएटॉमिक और बॉन्ड लेंथ ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स देयर इज अ इंपॉर्टेंस of the study of this rotational spectrum or any spectrum, right? So next thing is vibrational energy levels of diatomic molecules, right? Even vibrational spectrum, electronic spectrum, ये सारा कुछ मैं डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में ये तीनों टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, राइट। देखिए अब हमें लगता है कि एक टर्म जैसे कि सुनते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है ना, ऐसे तो सुनने में लगता है कि इसकी वैल्यू जीरो होगी, ऐसा कोई पॉइंट जहां पर उसकी एनर्जी जीरो हो सिस्टम की, उसको हम जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं, बट ऐसा नहीं है, जीरो पॉइंट एनर्जी जीरो नहीं होती है, राइट। उसको अभी देखिए हम मैथमेटिकल अभी ट्राई करके एक्सप्लेन करके और प्रूव करेंगे कि जीरो पॉइंट एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का यानी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का जीरो पॉइंट एनर्जी जीरो नहीं होता है, कोई ना कोई पार्टिकुलर वैल्यू होती है। तो इसको देखिए, कंसीडर m1 m2 with the masses of two atoms of a molecule having a distance r between them, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल R, और these two atoms vibrate about the equilibrium position, राइट। वाइब्रेशनल एनर्जी यानी कि हर एक सब्सटेंस एटम्स अपने लोकेशन पे जहां पर हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, राइट, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के रिस्पेक्ट में, राइट। ये आपने प्रीवियस सेमेस्टर में वाइब्रेशनल में पढ़ रखे हैं, राइट। सो ड्यू टू वाइब्रेशन let the total separation r capital R between the atoms undergo the change x is equal to r minus r naught, राइट। वाइब्रेशन की वजह से जो चेंज होगा उसके लेंथ में, दैट इज स्मॉल x। सो स्टोरिंग फोर्स यानी कि मान लीजिए कोई ऑसिलेट होता है, तो ऑसिलेट होगा तो ऐसे थोड़ी है कि वो इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑसिलेट हो रहा है, तो उससे मतलब उसकी एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, तो उससे जैसे एक मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है तो उस पर फिर फोर्स उस पर एक्ट होगा और फिर उससे उसको मेन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो उसको हम जो कोशिश कह रहे हैं, जिसको ट्राई कर रहे हैं कि मतलब कोई वहां ना कोई एजेंट एक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, and that restoring force comes into play which is directly proportional to x। सिंपल आपने हुक्स लॉ पढ़ रखे हैं कि स्प्रिंग पर अगर कोई हम
मास हैंग करते हैं तो वो नीचे की तरफ एक्सपेंड होता है। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो नीचे की तरफ उसको ग्रेविटेशनल पुल ने फोर्स किया। अगर उसको वेट को हमने ग्रेविटेशनल पुल को रिमूव कर दिए तो वापस वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग वापस अपने लोकेशन पे आ जाता है। सिंपल स्प्रिंग से भी आप उसको स्ट्रेच करके देख सकते हैं, राइट? तो इवन आपने उसको बहुत डिटेल में ये सब पढ़ रखे हैं। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम एंड दैट मॉलिक्यूल दैट इज गिवन बाय V is equal to 1 by 2 kx square, right? So and the reduced mass of the system, that is mu is equal to m1 m2 upon m1 plus m2. तो किसी भी सिस्टम का इंफॉर्मेशन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और डिटेल में विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। Now the system is equivalent to a simple harmonic oscillator, right, of mass mu. वो मॉलिक्यूल को हम किस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और जिसका मास किसके इक्विवेलेंट होगा? रिड्यूस्ड मास के इक्विवेलेंट होगा, राइट? सो द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर दैट कैन बी रिटन एज -h का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। यहाँ पर म्यू क्यों लिखा है? हमने 2m पढ़ रखा है, तो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर रिड्यूस्ड मास को हम ट्रीट करेंगे, राइट? तो यहाँ पर म्यू लिखिए, राइट? b स्क्वायर अपॉन psi अपॉन b स्क्वायर। 1D में हम बात कर रहे हैं, राइट? वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखा गया है, राइट? सो प्लस 1 by 2 kx स्क्वायर दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कर दिया इज इक्वल टू E psi। तो H psi इज इक्वल टू E psi आपने बहुत डिटेल में ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ रखे हैं, राइट? तो उसको मैं डिटेल में यहाँ नहीं बॉदर कर रहा हूं। सो द एनर्जी ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर दैट आर गिवन बाय E इज इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है दैट इज E इज इक्वल टू V plus 1 by 2 into h nu, that V is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. That is the vibrational quantum number, right? This is the vibrational quantum number, right? तो अब इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं कि बाकी डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स की क्या बात है। तो उसके पहले देखिए इसको थोड़ा सा हम और डिफरेंट टर्म में इसको मैनिपुलेट कर ले एक्सप्रेशन को। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा भी हम इसको लिख सकते हैं, राइट? और न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, जो कि मैंने ऐसे फॉलो किया, राइट? तो 1 अपॉन लैम्डा को हम न्यू बार कहते हैं, यानी वेव नंबर कहते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू हम कह सकते हैं C न्यू बार। इस न्यू बार को हम कह सकते हैं ओमेगा E, एंड दैट ओमेगा E यानी कि बेसिकली दैट इज द वेव नंबर that is called vibrational frequency in terms of wave number, and this vibrational frequency is known as the equilibrium vibrational frequency of the simple harmonic oscillator, or you can say diatomic molecule। diatomic molecule का जो equilibrium vibrational frequency होगी that is omega E, right? तो इसके जगह हम C की जगह क्या रख देंगे? C की जगह हम यहाँ पर न्यू की जगह जो है, न्यू की जगह हम ये C ओमेगा E पर। तो जो फॉर्मुलेशन था E इज इक्वल टू न्यू V प्लस 1 by 2 H न्यू था, तो न्यू की जगह क्या रखना है? C ओमेगा E, न्यू की जगह C ओमेगा E, राइट? अब हम यहाँ पर न्यू की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, दैट मीन्स बिकॉज दिस इज द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो डिफरेंट उसके जो स्टेट्स है वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स है, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? 1 नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? तो हम ग्राउंड स्टेट्स की यहाँ पर बात करें तो उसमें जो एनर्जी होगी दैट विल बी, यानी कि ये टर्म तो 0 हो गया, तो यानी कि इतनी तो एनर्जी इसमें एग्जिस्ट करेगी, यानी E0 इज इक्वल टू 1 by 2 Hc ओमेगा E, यानी कि जनरली आप पढ़ रखे हैं हाफ H न्यू, हाफ H न्यू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का 0 पॉइंट एनर्जी यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी। वाइब्रेशनल के केस में आप अगर आप इस तरह से इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के टर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके जगह न्यू की जगह आप C ओमेगा E जस्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। So this energy is called 0 point energy, or you can say energy of the ground state, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट में जो डायटोमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके पास जो एनर्जी होगी वो 0 नहीं होगी, वो इतना होगा, E0 is equal to 1 by 2 Hc, right?
सो इस वाइब्रेशनल के लिए भी हम लोग इसका सिलेक्शन रूल बॉदर कर लेते हैं, राइट। Vibrational spectra of simple harmonic oscillator, the selection rule for vibrational transition, that is delta nu is equal to plus minus 1, right? Delta nu is equal to plus minus 1. So delta nu corresponds to absorption as transition and minus 1 that corresponds to emission transition. तो ये ध्यान रखना है. So उसका difference भी हम calculate कर सकते हैं. When transition occur from nu to nu plus 1 vibrational level, then the energy absorbed by the simple harmonic oscillator, that is given by delta is equal to E nu plus V plus 1 minus EV equal to, यहाँ पर EV plus 1 की वैल्यू रख दिया माइनस EV की वैल्यू रख दिया, राइट. ये जो हमने कैलकुलेट कर रखे थे यहाँ पर, राइट. इसको सॉल्व कर लिए तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज HC ओमेगा ई, राइट. HC ओमेगा ई. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ओमेगा ई जनरली वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, इन टर्म ऑफ वेव नंबर, राइट. तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन HC. So this shows that the only single absorption line that is obtained the vibrational spectrum of simple harmonic oscillator, right. So the wave number of this line is equal to the equilibrium vibrational frequency. Wave number जो nu bar है that is equivalent to this omega e, equilibrium vibrational frequency. तो किस तरह से हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में. तो इसमें एक टर्म भी आता है अनहार्मोनिसिटी या अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है. उसका जस्ट आपको एक डायग्राम आप इसको इस तरह से चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर दूँ, राइट. तो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस है. ये डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए उसका इस तरह से उसका जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस, राइट. सो बहुत ही फास्ट मैं नेक्स्ट डिस्कस करूं, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, राइट. बहुत ही सिंपल, एंड दैट इज लास्ट स्पेक्ट्रम. एक टॉपिक रह जाएगा हमारे सिलेबस का, दैट इज रामन स्पेक्ट्रम. देखिए ऐसे तो हमने इसको डिस्कस कर रखा है, थोड़ा सा ये फॉर्मुलेशन यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, एज वी नो दैट द एनर्जी ऑफ द total energy, not the energy, total energy of the molecule, that is given quantum state in a particular quantum state, that is E is equal to, that is the sum of electronic plus vibrational plus this rotational, राइट. ये हमने पहले ही ऑर्डर कर चुके हैं, राइट. सो दिस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कैपिटल ई सबस्क्रिप्ट में स्मॉल ई रखा है, ये वाइब्रेशनल के लिए स्मॉल आर रोटेशनल के रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. सो द एनर्जी इज इमिटेड व्हेन द ट्रांजिशन बिटवीन एनी टू स्टेट्स, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट है, राइट. कोई भी दो एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिशन होगा तो उसमें एनर्जी इमिट होगी, एंड दैट इज गिवन बाय H d is equal to E, यहाँ पर माइनस होगा EI माइनस EI, राइट. तो इनिशियल स्टेज में उसका जो टोटल एनर्जी है मॉलिक्यूल का पार्टिकुलर क्वांटम स्टेट में, राइट, दैट इज सम ऑफ दीज थ्री एनर्जीज, इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल माइनस फाइनल एनर्जी स्टेट्स में. तो इसको हमने सेपरेट कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक वाले टर्म को इनिशियल फाइनल का, वाइब्रेशनल वाले को, और फिर रोटेशनल वाले को. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं उसका डिफरेंसेस के टर्म को, यहाँ पे डेल्टा आना है, राइट. तो अब यहाँ पर हम न्यू इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा ई अपॉन एच प्लस डेल्टा ई वी अपॉन एच प्लस डेल्टा ई आर अपॉन. तो यही मालूम है कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जिनसे E greater than EV greater than ER. Therefore, the position of the electronic spectrum is determined by the change in this delta E, which is in the visible or ultraviolet region. जो spectrum होगा, जो
हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे इससे, राइट, तो उसको हम कह सकते हैं उसके कंपैरिजन से कि जो स्पेक्ट्रम होगा दैट विल बी विजिबल, राइट। तो आई होप कि डिफरेंट स्पेक्ट्रम को आपने समझे, राइट। इसमें कोई क्वेरीज है तो अब आप क्वेश्चन आवर्स में पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रामायण डिस्कस